Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. Dear students, today we will discuss the topic first line of defense, which is from chapter number 13, name immunity of first year. Dear students, now we will start from the introduction of first line of defense. First line of defense is non-specific and provide physical and chemical barrier. Physical barrier are skin and its layer, while chemical barrier are mucous membrane of digestive and respiratory tract. Dear student, you must be remember that we are actually talking about defense, and here in the introduction non-specific mean that first line of defense is not specific for any kind of harmful substances, but it can be worked as for whole body or as first line. Dear students, physical components of skin's defense. Skin is regarded as one of the largest integumentary organ and considered as first line of defense in body because it provides an almost penetrable biological barrier which protects the body, especially the underlying tissues, against pathogen and excessive water loss. It is also involved in providing insulation, temperature, and sensation. Skin is composed of two main layers, the epidermis and the dermis. Dear students, जैसा कि आप जान गए होंगे कि स्किन हमारे जिस्म के इर्द गिर्द एक बाउंड्री की सूरत में मौजूद होती है और हमारे इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत के साथ साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। स्किन के दो मेन लेयर होते हैं, the epidermis and the dermis. Dear students, now we will discuss the layers of skin, which are the epidermis and the dermis. The epidermis is composed of multi-layers, which are dead cells, keratinocytes, phagocytes, and melanocytes. Dear students, आप ज़रा डायग्राम पे नज़र डालें तो इसमें जो सबसे ऊपर लेयर आपको नज़र आ रहा है जो कि 3 लेयर है पिंक कलर का, इसको हम एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के अंदर हमारे पास बहुत से स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेड सेल, इसको हम ड्राई डेड सेल्स भी कहते हैं। ड्राई डेड सेल्स के हवाले से एक फैक्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। कहा जाता है कि 1 million ऑफ सेल्स डेड आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। इट्स मीन कि अगर 40 मिनट के बाद 1 मिलियन सेल ख़राब होकर हमारे स्किन से गिर जाते हैं तो इसके साथ इसके ऊपर इसके सतह पर जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स मौजूद होते हैं वो भी आसानी से गिर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास केराटिनोसाइट्स, ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और इनका काम ये होता है कि ये वाटर प्रूफ प्रोटीन है और वाटर प्रूफ प्रोटीन होने की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास पेगोसाइट्स कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम डेंड्राइटिक सेल भी कहते हैं। इनकी ये क्वालिटी होती है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया को किल करके डाइजेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा एपिडर्मस का जो सबसे आखिरी लेयर होता है स्पेशलाइज सेल का, उसको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं जो कि मेलानिन सेक्रीट करता है। मेलानिन हमारे पास वो प्रोटीन है जिसके 2 बड़े मेन काम हैं। एक तो ये हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा हमारे स्किन को अल्ट्रा वायलेट डेंजरस रेज से भी बचाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डर्मस. Dermis is also composed of glands which are sweat glands, sebaceous gland and blood vessels. Dear students, डर्मस जो होता है वो हमारे पास एपिडर्मस के मुकाबले में थोड़ा थिक लेयर होता है। इसमें हमारे पास 2 तरह के मेन ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड हमारे पास परस्पायरेशन का काम करती है और इसके बहुत से फायदे होते हैं,
जैसे कि परस्पायरेशन की वजह से हमारे स्किन के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। इसके अलावा वाटर के एवापोरेशन की वजह से डर्मस में साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसमें मौजूद सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाता है। इस वजह से भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास जो डायग्राम में आपको पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे स्किन को नरम रखता है। इसके अलावा डर्मस के नीचे हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेजल्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है टेम्परेचर के हवाले से और सेंसेशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss the chemical components of skin's defense, which are mucous membrane of digestive tract and mucous membrane of respiratory tract. Dear students, mucous membrane of digestive tract. The gastrointestinal tract is covered by mucous membrane and cilia, which protect the GIT against microbial invasion with the help of various secretions. Saliva washes bacteria from teeth. Lysozyme kill bacteria present in saliva. HCl kill the microbe present in stomach. Pancreatic juices kill bacteria present in digestive tract. Dear students, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसके इंटरनल साइड पे हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया मौजूद होते हैं और इनका काम जो माइक्रोब्स वगैरह है इनसे बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है जो सेक्रीट करता है सिलेवरी ग्लैंड से और उसकी मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया वॉश हो जाते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम स्पेशलाइज्ड एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होता है और वो बैक्टीरिया को किल करके डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द माइक्रोब प्रेजेंट इन स्टमक। चैप्टर डाइजेशन में ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होने की वजह से बैक्टीरिया या माइक्रोब सरवाइव नहीं कर सकते। पेंक्रियाटिक जूस, इसके बारे में भी आप लोगों ने चैप्टर डाइजेशन में पढ़ा है कि पेंक्रियास से जो जूसेस सेक्रेट होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये भी बैक्टीरिया को किल करके ख़त्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss about mucous membrane of respiratory tract. The epithelium of respiratory tract is an impenetrable barrier against microbes. Vestibular hair, filter dust, ciliated mucous epithelium tray, dust in nose. The cilia and mucus secreted by goblet cells present in trachea and bronchi are capable of small movements and can direct the flow of mucus, removing it from the nasal cavity. Coughing and sneezing also help in removal of harmful particles. हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है जिसमें ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स ये सारे हिस्से आते हैं। सबसे पहले नोज के ज़रिए हम ब्रीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीथिंग के नतीजे में हमारे नज़ल कैविटी में मौजूद जो हेयर होते हैं ये डस्ट को फिल्टर करते हैं। इसके अलावा नज़ल कैविटी में हमारे पास सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम होता है, ये भी डस्ट को ट्रैप करता है। इसके अलावा हमारे ट्रेकिया और ब्रांकी में म्यूकस एंड सीलिया मौजूद होते हैं और ये स्लो मूवमेंट करते हैं। स्लो मूवमेंट का फ़ायदा ये है कि ये ट्रेकिया से जो डस्ट को ट्रैप करके आसानी से मूवमेंट दे के बाहर निकालते हैं और ट्रेकिया से बाहर आके डायरेक्ट ये एसोफेगस में जाते हैं। एसोफेगस में जाने के बाद ये स्टमक में जाते हैं और वहाँ पर HCl एंड पेंक्रियाटिक जूस की मदद से इसको ख़त्म किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, this is some short question which is very important according to this topic for your upcoming examination. Why skin is considered as first line of defense in body? What would be happen if mucus of bronchi fails to do its job? Discuss the role of cilia and mucus in body immune system. And I hope that you are able to give the answer of these all questions after